नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। 18 मई 2026 ये वो तारीख है जब बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव देखने को मिला है। सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसलों की घोषणा की है जो पूरे राज्य के सामाजिक और कल्याणकारी ढांचे को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही साफ है। हम मुख्य रूप से 4 बातों पर गौर करेंगे। पहला, एक बड़ा नीतिगत बदलाव। दूसरा, धार्मिक कल्याण का इतिहास। तीसरा, ओबीसी सूची को रद्द करने का फैसला। और चौथा, अतीत की जांच। तो शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से, एक बड़ा नीतिगत बदलाव और विशेष रूप से धार्मिक कल्याण सहायता को बंद करने का फैसला। नई सरकार ने काम संभालते ही जो सबसे सख्त और बड़ा कदम उठाया है वो ये है कि इस साल जून से धार्मिक वर्गीकरण यानी धर्म के आधार पर मिलने वाली किसी भी तरह की कल्याणकारी सहायता को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। सीधी सी बात है, अब धर्म के आधार पर कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया जाएगा। अब इसके पीछे सरकार का तर्क क्या है? सरकार का स्पष्ट रूप से मानना है कि कोई भी कल्याणकारी कार्यक्रम धार्मिक पहचान पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह नई सरकार का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है जिसे वो तुरंत प्रभाव से लागू कर रहे हैं। लेकिन ये सब काम कैसे करेगा? प्रशासन इस पर कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये सहायता केवल मई के अंत तक ही जारी रहेगी। फिलहाल सूचना और सांस्कृतिक मामले विभाग और अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग इन योजनाओं को संभाल रहे हैं। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने स्पष्ट किया है कि इन योजनाओं को आधिकारिक रूप से बंद करने के लिए बहुत जल्द अलग से अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। अब इस वर्तमान बदलाव को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमें थोड़ा इसके इतिहास में जाना होगा। आखिर पिछले 1 दशक में इन योजनाओं की शुरुआत हुई कैसे थी? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2012 में पिछली तृणमूल सरकार ने इमामों के लिए मासिक मानदेय की शुरुआत की थी। उसके कुछ ही समय बाद मुअज्जिनों को भी इस आर्थिक सहायता के दायरे में लाया गया। फिर 8 साल बाद 2020 में हिंदू पुजारियों यानी पुरोहितों के लिए भी मासिक भत्ते की शुरुआत की गई और 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन भत्तों में बदलाव या संशोधन भी किया गया था। यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत ही दिलचस्प बात है। 2020 में जब हिंदू पुरोहितों को इस योजना में शामिल किया गया तो इसे व्यापक रूप से एक संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा गया। ये मूल रूप से उन आलोचनाओं का जवाब माना गया था जिनमें लगातार कहा जा रहा था कि राज्य का आर्थिक समर्थन केवल मुस्लिम धार्मिक नेताओं को ही मिल रहा है। अगर हम सीधे आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। शुरुआत में इमामों को 2500 रुपये प्रति माह का मानदेय मिलता था। वहीं जब पुरोहितों के लिए ये योजना शुरू हुई तो प्रारंभिक राशि 1000 रुपये थी, जिसे 2026 के चुनावों से ठीक पहले बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया था। यह आंकड़े अपने आप में उस समय की राजनीतिक गतिशीलता को बहुत अच्छे से बयां करते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे मुख्य विषय की, ओबीसी सूची को रद्द करना, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का सीधा परिणाम है। कैबिनेट का ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य की मौजूदा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सूची को अमान्य घोषित कर दिया गया है। ये कोई अचानक लिया गया राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक स्पष्ट और सीधे आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन है। इस पूरी प्रक्रिया को 3 सटीक कदमों में लागू किया जा रहा है। पहला कदम, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए मौजूदा ओबीसी सूची को रद्द करना। दूसरा कदम, इसके लिए एक नया विशेष पैनल या समिति बनाना। और तीसरा कदम, इस पैनल को ये तय करने की भारी जिम्मेदारी सौंपना कि बंगाल में नए सिरे से आरक्षण की पात्रता क्या होगी। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, अतीत की जांच और नए जांच आयोगों का गठन। नई सरकार ने जवाबदेही तय करने के लिए जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पिछली सरकार के कार्यकाल की जांच के लिए 2 बेहद अहम और आक्रामक समितियां बनाई गई हैं। पहला है संस्थागत भ्रष्टाचार पैनल, जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त जस्टिस विश्वजीत दास कर रहे हैं। इनका पूरा फोकस पिछली सरकार के दौरान धन वितरण में हुई गड़बड़ियों पर होगा। दूसरा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की जांच के लिए एक पैनल बना है, जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त जस्टिस समाती चटर्जी कर रही हैं और इसमें वरिष्ठ आईपीएस दमयंती सेन सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं। ये समिति पूरे राज्य में महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचारों के मामलों की गहराई से जांच करेगी और सबसे बड़ी बात, इन्हें अपनी रिपोर्ट सिर्फ 1 महीने के भीतर सौंपने का बहुत ही सख्त निर्देश दिया गया है।
तो इन सभी बड़े बदलावों और फैसलों को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। जब किसी राज्य का पूरा कल्याणकारी और आरक्षण ढांचा रातों रात इस तरह से बदल सकता है, तो उन नागरिकों की स्थिरता का क्या होगा जो सालों से इन व्यवस्थाओं पर निर्भर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दिनों में बंगाल की दिशा तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।